बहुत लोग, जो हम लोग पहले भी जब भी शो किए, बहुत लोगों ने इस बात को माना कि यूएस को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में गलती हुई, आकलन नहीं कर पाए कि स्थिति इस लेवल तक पहुंच जाएगी। और अब यही वजह है कि शायद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब यूएस प्रेसिडेंट इस वॉर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आरती टिक्कू सिंह, माफी चाहूंगा आपको, मैंने काफी देर इंतजार कराया, आपने सारी बातें सुन ली। क्या माना जाए कि अब सबसे बड़ी चुनौती यूएस के लिए है कि हम सुपर पावर हैं, सुपर पावर रहेंगे, और यही साबित करते हुए निकल जाए चुपचाप यहां से? वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा लक्ष्मण, कि अमेरिका अपना जो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा चला रहा है कि वो ये जंग जीत चुके हैं और उन्होंने ईरान को नस्त नाबूद किया है, उन्होंने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म कर दी है, उन्होंने उनके पूरा रेजीम के जितने भी पर्सनल थे वो मार दिए। लेकिन ये जंग सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और नैरेटिव से नहीं जीती जाती है। या मिलिटरली बिल्कुल यूएस सबसे बड़ा सुपर पावर है दुनिया में, इसमें कोई भी डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, ना है। लेकिन जंग सिर्फ मिलिट्री वेपन्स और आपके पास इकोनॉमिक पावर होगी, मिलिट्री माइट होगी, उससे नहीं जीती जाती। इनफैक्ट लगातार इतिहास में अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी है, सुपर पावर होने के बावजूद वो लगातार ये बड़ी बड़ी जंगें जो है वो हार गया। और ईरान भी जो आज दिखा रहा है, मुझे लगता है कि इतिहास में ईरान का नाम लिखा जाएगा कि एक वाहिद कंट्री जिसने अमेरिका को चैलेंज किया। और बेशक एक छोटी कंट्री है अमेरिका के मुकाबले में, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर कंट्री है, मिलिटरली बहुत कमजोर है अमेरिका के कंपैरिजन में। लेकिन जो उन्होंने अपनी मॉरल करेज दिखाई है, जो उन्होंने अपनी सिविलाइजेशनल करेज दिखाई है, जो उन्होंने अपनी एक डिटर्मिनेशन दिखाई है, मुझे लगता है सारी दुनिया के सामने उदाहरण है। वियतनाम इनफैक्ट बार बार याद आता है, अफगानिस्तान बार बार याद आता है कि जिन कंट्रीज ने अमेरिका को रेजिस्ट किया और उनकी पॉलिसीज को चैलेंज किया और अपने बेशक कमजोर हो लेकिन अमेरिका से लड़ाई लड़ी, उसमें मुझे लगता है कि ईरान ने आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखाया है पूरी दुनिया को कि आप गरीब हो सकते हैं, आप मिलिटरली कमजोर हो सकते हैं, आप इकोनॉमिकली कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में दृढ़ता है, आप में अपनी सर्वाइवल की आप बैटल लड़ने के लिए तैयार हैं, आप चाहे कोई कुछ भी कहे, वो आप जंग ऑलरेडी जीत चुके हैं। और मेरे हिसाब से ईरान ये जंग ऑलरेडी जीत चुका है। इतनी छोटी सी कंट्री, इतने बड़े बड़े, आप सोचे कि इजराइल जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर वेपन्स भी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया कि क्यों है उनके पास। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आज तक अमेरिका को कभी कभी भी इस पे आपत्ति नहीं हुई। इनफैक्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी उनका हाथ था, इजराइल को कभी उन पे आपत्ति नहीं हुई। तो सिर्फ ईरान पे क्यों ये आपत्ति? मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सामने ये उदाहरण है। इतिहास में बच्चों को सिखाया जाएगा कि अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है तो ईरान की तरह लड़िए। तो दूसरी बात ये, बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट, हाँ सॉरी, अपनी दूसरी बात पूरी कर ली जल्दी। क्या अमेरिका इसमें से निकल जाएगा क्या पतली गली से, ये कह के कि उन्होंने जंग जीत ली? देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि अमेरिका कुछ साल पहले ही डिक्लेयर कर चुका था कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है ही नहीं। और पिछले जून में उन्होंने स्ट्राइक की, अभी उन्होंने स्ट्राइक की, और लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म की गई है और अमेरिका ने की है, इजराइल ने की है। और अगर ये ऑब्जेक्टिव था तो ये ऑलरेडी अकम्प्लिश था, इसको लड़ने की जरूरत क्या थी? ये जरूरत क्या थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। एक चीज और आपने जो कहा आरती टिक्कू सिंह जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर क्षमता है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं, ईरान बना रहा है तो उस पर आपको आपत्ति हो रही है। इस पर एम्बेसडर अशोक सज्जनहार आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल अब्बास रिजवी साहब, आप तो खुश हो रहे होंगे, अभी हमारे आरती टिक्कू सिंह कह रही थी कि आप लोग वॉर तो जीत चुके हैं, अब नैरेटिव की लड़ाई यूएस लड़ रहा है। लेकिन इससे पहले दो बातें निकल कर सामने आई, वो एक तो ये कि यूएस के पास मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा है,
और ईरान काफ़ी कुछ खो चुका है, तो अब ईरान के पास विकल्प काफ़ी कम बचे हुए, रास्ते काफ़ी कम बचे हुए। दूसरा पक्ष ये था जो मेजर जनरल के सिन्हा साहब कह रहे थे कि आप ईरान को हल्के में ले नहीं सकते, लेकिन ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि आपके एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया, नेवी तबाह हो गई, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया, तो फिर आपको ये सारी बातें मानने में दिक्कत क्या? वो सारी चीज़ें तो अभी वैसे आपके पास नहीं है। जी, देखिए अभय जी, मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैंने नोट किया है, मैं एक-एक करके उन पे आऊँगा। सबसे पहले तो जी। मुझे ताज्जुब होता है कि दुनिया ट्रम्प की बातों को अभी भी यकीन करती है। ट्रम्प कह रहे हैं एयरफोर्स खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, मिसाइल खत्म हो गई, तो इसको सच माना जाता है। मुझे इसका ताज्जुब होता है कि कैसे हो सकता है एक ऐसे इंसान का कि जो घड़ी-घड़ी अपना बयान बदलता है, उसके बिना पे लोग अपना मानसिक मतलब अपना आइडियोलॉजी बनाए, अपना नज़रिया कायम करें कि ट्रम्प ने कह दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो इसका मतलब है खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया है, तो नहीं, इसमें मुसलसल जो यहाँ से इसमें अब्बास वेव्स रिजवी साहब, निकल ट्रम्प की बातों पे एक लोग सेकंड, भरोसा एक सेकंड। करते हैं, इन सब के मैं आपके पास आप ही के पास आ रहा हूँ। ट्रम्प की बातों पे इसलिए भरोसा करते हैं लोग क्योंकि ट्रम्प ने कहा जी हम ड्यूटी लगाएंगे, 48 घंटे बाद ड्यूटी लगा दे। ट्रम्प ने कहा जी हमला करेंगे ईरान पे, हमला कर दिया। ट्रम्प ने कहा जी हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तो ऐसी बात नहीं, हर बात को नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए कई बातें वो कहते हैं, कर भी देते हैं, कई बार व्यवहारिक नहीं लगता है। अल्टीमेटम दे दिया तो क्या अल्टीमेटम के बाद उन्हें यू टर्न नहीं मारा? यू टर्न मारने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? अगर देखिए, ये यूएस का जो नेचर है ना, यूएस का जो व्यवहार है, जो उनका तरीकेकार है, वो कभी भी कमजोर के साथ निगोशिएशन की बात ही नहीं कर सकते हैं। यूएस का वो जो खूंखार रवैया है, वो कमजोर को हमेशा दबाते हैं, पीसते हैं, मारते हैं। हमेशा निगोशिएशन की बात ताकतवर के साथ की जाती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, तो जब सब कुछ खत्म हो गया है, तो निगोशिएशन की बात क्यों है? आप आएँ, ईरान के ऊपर कब्जा कर लें, पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल कर लें, यहाँ पे पूरे जो है तख्ता पलट करा दें। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये सारी हवाई बातें हैं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिकन मोरालिटी का जनाज़ा जो है, वो निकल चुका है। अमेरिकन के जो बड़े-बड़े दावे थे, ह्यूमन राइट्स का दावा था और जो है वुमेन राइट का दावा था, इंसानियत का जो दावा था, वो जो पूरा जो है गज़्ज़ा की जंग के बाद उसका जनाज़ा निकल चुका है। लेकिन मैं ये चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा अपने रिस्पेक्टेड जो साथी यहाँ मौजूद हैं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस जंग के बाद अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का भी जनाज़ा निकल जाएगा। ये जो ये बातें होती हैं कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका के पास ये है, अमेरिका के पास वो है, कोई नई बात नहीं है। इसी तरह की अब्राहम लिंकन की बात हो रही थी, इसी तरह के जेराल्ड फॉल्क की बात जंग की शुरुआत में हो रही थी कि वो धीरे-धीरे जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ आ रहा है और डराया जा रहा था ईरान को। दुनिया में माहौल बनाया जा रहा था कि जब ये बड़े-बड़े वॉरशिप आएँगे तो ईरान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक मिसाइल भी इन वॉरशिप से जो है वो नहीं दागी गई ईरान की तरफ और ये हज़ारों किलोमीटर दूर खड़े हैं। फिर माहौल वही बना है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि दुनिया फिर उसी चक्कर में फँस रही है कि एक बहुत बड़ा वॉरशिप आ रहा है, बहुत ट्रूप्स हैं और बहुत सारे, तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या वेस्ट एशिया में अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद नहीं थे? 30-40 हज़ार ट्रूप्स पहले से जो मौजूद हैं, वो क्यों कुछ नहीं कर पा रही हैं? वो क्यों नहीं आके ईरान के ऊपर कब्ज़ा, जब यहाँ पे नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, मिसाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ट्रूप्स बहरीन से उठे, कतर से उठे, यूएई से उठे, सऊदी अरब से उठे और आराम से आके ईरान के ऊपर कब्जा कर लें। क्या ज़रूरत है कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर से जो है मरीन्स को लाने की? ये सब एक हौवा बनाया जाता है, ये एक अननेसेसरी माहौल बनाया जाता है कि यूएस बहुत कुदरतमंद है और मैं बार इसको तकरार कहूँगा कि अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का जनाज़ा जो है इस जंग के बाद निकलेगा और दुनिया के ऊपर ईरान का ये एहसान रहेगा कि दुनिया ये समझेगी कि अमेरिका की ताकत वैसी नहीं है, जैसा मीडिया के ज़रिए से, जैसा हॉलीवुड के ज़रिए से, जैसा फ़िल्मों के ज़रिए से अमेरिका का एक होकार बनाया गया है, एक हौवा बनाया गया है, वो ख़त्म होने वाला है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। इसके बाद मैं अभी जो हमारे रिस्पेक्टेड लीडर थे, वो हमारे साथी जो थे, वो कह रहे थे कि खर्क आइलैंड पे कब्ज़ा कर लेंगे, खर्क आइलैंड पे कब्ज़ा करके करेंगे क्या? खर्क आइलैंड पे कब्ज़ा करने के बाद ये तेहरान है क्या? खर्क आइलैंड क्या है, वो ये कैपिटल सिटी है ईरान का। खर्क आइलैंड एक छोटा-सा आइलैंड है और वहाँ पे फ़र्ज़ करिए, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ, आप एक समझिए फ़र्ज़िया है ये, हाइपोथेसिस है कि खर्क आइलैंड के ऊपर पूरी यूएस की फ़ोर्सेस जमा हो गई, कब्ज़ा कर लिया।
ईरान के अंदर मिसाइल पावर यहाँ पे 150-200 से ज्यादा मिसाइल सिटी अभी इंटैक्ट है कि जो ईरान के मुख्तलिफ शहरों से उनके पास कैपेबिलिटी है 2000 किलोमीटर तक हमला करने की। तो खर्क आइलैंड के ऊपर फर्ज करिए कि वहां 5000 ट्रूप्स बैठे हैं, एक मिसाइल के जरिए से आसानी से इन ट्रूप्स को खत्म किया जा सकता है। तो ये खर्क आइलैंड की बात बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे आके कब्जा कर लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने की गुहार ट्रंप यूरोपियन नेशन से भी लगा चुके, और नेटो से भी उन्होंने गुहार लगाई, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भीख मांगी कि आओ हमारी मदद करो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने में। सबने मना कर दिया तो ये बयान दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से हमें क्या काम, हमारे पास तो बहुत तेल है, हम तो चले यहाँ से। फिर उन्होंने अल्टीमेटम दिया और फिर नेगोशिएशन की बात आई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो साथी हैं, वो सीनियर है मुझसे, मेरे सब रिस्पेक्टेड है, कि इस चीज को समझे कि ये जो यूएस की सुप्रीमेसी बनाई गई है, फेक सुप्रीमेसी बनाई गई है, इसको खत्म होना है इस जंग के बाद। और ईरान ये साबित कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे के सिंह साहब ने बताया कि ईरान ने साबित कर दिया है अपने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए से कि वो डिटरेंस वो क्रिएट कर लेगा इस जंग के बाद, कि ना यूएस की और ना इजराइल की हिम्मत होगी कि ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करे। और इसी वजह से नेगोशिएशन टेबल पे किसने पहले आने की बात करी? आपने कहीं से भी बयान सुना ईरान की तरफ से कि हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, हम समझौता करना आपकी चाहते बात हैं? सुन ली गई रिजवी जंग में साहब।